देखिए रेडियस बेसिकली जो डिफाइन हम करते हैं, डिफाइन एज द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट शेल। अब किसी भी स्फेरिकल स्ट्रक्चर के लिए यही वे है डिसाइड करने का रेडियस को। आइडिया है ना इस बात का? क्यों गाइस, अगर कोई स्फेरिकल बॉडी है तो उसकी रेडियस का डेफिनेशन क्या होगा? यस सर। है ना? तो हम स्फेरिकल कंसीडर करते हैं एटम को, तो हमने वही रेडियाई बोला। अब 2 टाइम्स ऑफ रेडियाई आपने हमेशा क्या बोला है? क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ रेडियाई? डायमीटर। बस अब यहाँ पर एक छोटा सा चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है? कि हम उसे डायमीटर नहीं बोलेंगे, हम उसे क्या बोलेंगे? बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ बोलेंगे। बस सिर्फ इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, करिए कॉपी आप। देखिए नेचर ऑफ एटम के बेसिस पे रेडियाई को क्लास 4 पार्ट में डिवाइड किया है। कोवेलेंट रेडियाई, जिसे शॉर्ट में सीवीआर लिख रहे हैं। वेंडर वॉल्स रेडियाई, जिसे शॉर्ट में वीडब्ल्यूआर लिखते हैं। मेटालिक और क्रिस्टल रेडियाई एमआर, और आयनिक रेडियाई आईआर। अब आपको लगता होगा कि क्यों इसे इस तरीके से क्लासिफाई किया गया, तो मैंने इसे बोला नेचर ऑफ एटम। अब नेचर ऑफ एटम का क्या मतलब है? हर रेडियस अलग अलग जगह पे डिफाइन की जाएगी। जैसे ये वाली पर्टिकुलरली एटम्स ऑफ कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल, वो एटम जिनमें कोवेलेंटली बॉन्ड है। इस तरह वैंडरवाल जो है वहां तो एप्लीकेबल है ही, जहां कहीं भी कोवेलेंटली बॉन्डेड along with inert gas atoms। इस तरह क्रिस्टल और मेटालिक रेडियाई फॉर मेटालिक एटम्स। और ये तो नाम से ही पता चल रहा है, फॉर आयंस। हर इंडिविजुअल को अभी हम डिफाइन करेंगे, डेफिनेशंस लिखेंगे। ये आपका कॉपी हो जाए तो बताइए मुझे।
एटम्स ऑफ कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स। ये हो गया है। यस एक मिनट। सर फर्स्ट, फिर नॉन मेटल्स के लिए कौन सा यूज करते हैं? जहां मेटल्स नहीं आए हैं वो सारे नॉन मेटल्स ही होंगे। कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो नॉन मेटल ही बनाते हैं। ओके।
देखिएगा कोवेलेंट रेडियाई पहले, इट डिफाइन एज हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव न्यूक्लियाई ऑफ टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। सपोज कर लेते हैं ये कोई मॉलिक्यूल है जिसमें दो एटम्स हैं, कोवेलेंटली बॉन्डेड है। आपको जो ओवरलैपिंग दिख रही है वो कोवेलेंट बॉन्ड का रिप्रेजेंटेशन है, राइट। इनके दोनों के न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसका हाफ कोवेलेंट रेडियाई होता है। फॉर्मूला देखिए, हाफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स। हम अगर कैपिटल डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ कैपिटल डी। इज इट? सर एक डाउट है, हाँ, अगर ये रेडियस है तो ये आउटर मोस्ट सेल तो नहीं है सिर्फ, लेकिन न्यूक्लियर तक क्यों लिमिटेड है? क्या चीज? सर ऊपर एटॉमिक रेडियस का मीनिंग तो लिखा है कि लाइक डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल ना, हाँ, तो ये जो रेडियस है वो सिर्फ दो न्यूक्लियस के बीच लिमिटेड क्यों है? आप मुझे बताओ, ये कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल है, ठीक है। अगर तुम आउटर मोस्ट तक ले जाओगे तो क्या उसे रेडियस तुम बोल पाओगे? नो। ये वही हुआ, अगर आप दोनों के न्यूक्लियस के हाफ करोगे तो देखो एक का आउटर मोस्ट शेल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ओके हाँ। बात तो वही हुई ना। पर अभी अगर बॉन्ड बना हुआ है तो हम आउटर मोस्ट शेल तो हमको ऐसे दिखेगा ही नहीं, तो हमने पूरी डिस्टेंस लेके हाफ कर दिया उसको। ओके। देखिए, अब अगर आपको किसी मॉलिक्यूल की रेडियाई निकालनी है और मॉलिक्यूल कैसा है, ए बी टाइप। ए बी टाइप का मतलब एक एक ए प्लस और एक बी माइनस। आप समझ लीजिए HCl है आपके पास, ठीक है। तो रेडियस निकालने का तरीका क्या होगा? तो हमने आपको बोला था डायमीटर इक्वल टू बॉन्ड लेंथ होता है। तो बॉन्ड लेंथ ऑफ ए को हम डी ए से और बॉन्ड लेंथ ऑफ बी को हम डी बी से डिनोट कर रहे हैं। तो DA/2 प्लस DB/2। अब देखो हमने फिर माइनस लगा के 0.09x लिखा है। कोई बताएगा ये हमने सब्ट्रैक्ट क्यों किया है? देखिए, दोनों की ओवरलैपिंग के बाद कुछ एरिया कॉमन है आपको। यस सर। ये कॉमन एरिया हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्सक्लूड कैसे होगा? 0.09 डेल्टा एक्स, एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड है फॉर्मूला तो, बट फिर भी हमको वैल्यूज मिलेंगी, हम यहाँ पे पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। डेल्टा एक्स क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन टू एटम्स। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू आपको मिलेगी, आप यहाँ रख करके उसे सॉल्व करेंगे, यू विल गेट रेडियाई ऑफ मॉलिक्यूल। करिए कॉपी।
van der Waal radii definition, it's defined as half of the distance between two successive nuclei of two covalently bonded molecules और inert gas atom. तो प्रीवियस वाली डेफिनेशन एटम्स को लेके थी, ये मॉलिक्यूल्स के लिए है और इनर्ट गैस एटम्स के लिए है. अब दो मॉलिक्यूल्स आप देख रहे हो, दो सर्किल ये दिख रहे हैं, एक मॉलिक्यूल ये है और एक मॉलिक्यूल ये है. इनके न्यूक्लियस की जो डिस्टेंस है उसका हाफ इज कॉल्ड वैन डर वाल रेडियाई, हाफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस. ये इनर्ट गैस एटम्स में एक ये रहा और एक ये रहा, इनके न्यूक्लियस की डिस्टेंस का हाफ. ठीक है, ये एक हाइपोथेटिकल रिंग आपको ड्रॉ करके दिखाई है मैंने, येलो से आपको दिख रहा है जो, ये बताने के लिए कि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के ऊपर एक हाइपोथेटिकल रिंग आपको एक स्फेरिकल फॉर्म दिखाती है, इसलिए उसका हाफ हम ले रहे हैं. अब आपसे एक इस पे जो क्वेश्चन पूछा गया है मुझे जरा डिस्कस कर लेते हैं. आपसे पूछा गया वैन डर वाल रेडियाई और कोवेलेंट रेडियाई में विच वन इज लार्जर. बोलिए. VWR. So VW. यस. और याद रखिएगा पूरी केमिस्ट्री में सबसे बड़ी रेडियाई अगर कोई है तो वो वैन डर वाल रेडियाई है. कोवेलेंट के साथ इट इज अप्रॉक्स टू 2 टाइम्स. मैंने अप्रोक्सीमेशन का साइन बनाया है, अप्रॉक्स टू 2 टाइम्स. देखिए जरा मेटालिक रेडियाई फिर से डेफिनेशन वैसी ही है, डिफाइन एज हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव न्यूक्लियाई ऑफ टू एडजेसेंट मेटल एटम्स इन द मेटालिक क्लोज्ड पैक क्रिस्टल लैटाइज. क्रिस्टल लैटाइज बोलते हैं अरेंजमेंट को, जो हम लोग टर्म आगे डिस्कस करेंगे. ठीक है, यहाँ पर आपको देखिए दो एटम्स दिखाए गए हैं, इनके बीच की डिस्टेंस को कैपिटल डी से डिनोट किया है.
और फिर से फॉर्मूला वही है, हाफ इंटू इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। सर वो लास्ट में क्या लिखा है, क्लोज पैक? क्रिस्टल लैटाइज। देखिए ये सारे सिर्फ टर्म हैं, इन सब चीजों पे क्वेश्चंस नहीं बनता। अब हम लोग धीरे धीरे उस पार्ट पर आ रहे हैं जहाँ पे क्वेश्चंस बनेंगे। मुझे एक और डेफिनेशन लिखनी है। ऊपर का सब कॉपी हो गया आपका? देखिए, आयनिक रेडियाई डिफाइन एज द इफेक्टिव डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, तो ये कैटायन दिखाया है A+ और ये B-। तो आप ध्यान दीजिए, कैटायन छोटा होता है एनायन से, तो ये RC रेडियस ऑफ कैटायन C, और ये रेडियस ऑफ एनायन।
इनका सम मॉलिक्यूल की रेडियस आ जाएगी RC प्लस RA। डिवाइडेड बाय 2 क्यों नहीं करते? आपकी आवाज कट रही है, क्या कह रहे हो, क्या बोल रहे हैं आप? सर इधर डिवाइडेड थोड़ा भाई नेटवर्क में आकर के बोलो। क्या बोल रहे हैं आप? सर वो बोल रहा था कि इसको भी डिवाइड बाय 2 क्यों नहीं करते। करेंगे ना, देखो कब करते हैं और कब नहीं, ये हमेशा एक याद रखिए। जब जब एटम की चाहिए तब आप डिवाइड करो, ये एटम के लिए है। लेकिन अगर मॉलिक्यूल के लिए चाहिए तो 2 एटम हो गए ना, तो डिवाइड क्यों करोगे? ये हो गया, ये मॉलिक्यूल के लिए, ये एटम के लिए। एटम के लिए ऑलवेज डिवाइड, एटम का फॉर्मूला ऑलवेज सेम है, आप चेक कर लीजिए ऊपर से नीचे तक। इज इट? कॉपी हो गया? हाँ सर। अब आते हैं एक्चुअल पार्ट पर, जहां से क्वेश्चंस बनते हैं।
ये फैक्टर्स नोट करिए, फिर एक एक फैक्टर मैं अप्लाई करता हूँ। AR का मतलब एटॉमिक रेडियाई है, CVR कोवेलेंट रेडियाई है। फिर वो लास्ट में Z इफेक्टिव और Z/E है ना? हाँ, और Z/E है, वो बताएंगे क्या है। हाँ स्क्रीनिंग इफेक्ट मतलब सिग्मा का वैल्यू ना। हाँ हाँ हाँ। कॉपी कर लिया है, ठीक है। अब आते हैं इन पे क्वेश्चंस किस तरीके के बनेंगे, एप्लीकेशंस। डाउन द ग्रुप, ठीक। एलिमेंट्स हमारे पास हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंचियम। कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1
ये भी स्टार्ट करो 3s1 पे, ये स्टार्ट करो 4s1 पे, ये स्टार्ट करेंगे 5s1 पे, 6s1, 7s1। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने लिखा है? क्यों भाई, बोलिए। देख, यहाँ पे जो मैंने अंडरलाइन किया ये नंबर ऑफ शेल्स बता रहा है, तो सबसे ज्यादा शेल्स किसमें है? फ्रांशियम। सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट किसका होगा? फ्रांशियम का। फ्रेंशियम का। क्यों होगा सबसे ज्यादा? फिर इंक्रीज होता है क्यूरियोसिटी। हाँ, क्योंकि सिंपल सा लॉजिक है, जहां पर शेल्स ज्यादा होंगे वहां पे स्क्रीन ज्यादा होगा। तो ये एरो शोज डाउन द ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल। क्या हो रहा है? साइज इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक रेडियाई, और रीजन क्या देंगे? ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट। एनी डाउट? नो सर। कर लीजिए कॉपी। सर तो फिर पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग एक्सपेक्ट तो फ्रांशियम का ही होता होगा। किसका? हाँ हाँ हाँ, हो गया कॉपी है? हाँ सर। सेकंड पे आते हैं।
देखिए मैंने सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स लिखे हैं सारे, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन। ठीक है, मैं आपसे पूछूं कि इन सब में कितने शेल्स होंगे? लिथियम में कितने शेल्स होते हैं? 2 2 बोरॉन में कितने शेल्स होंगे? सब में 2 yes सब में। यानी कि कौन सा फैक्टर, ये वाला फैक्टर तो अप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। अब हमको देखना है कि यहाँ पे डोमिनेटिंग फैक्टर क्या है। तो डोमिनेटिंग फैक्टर देखो अभी हम आपको बताते हैं कि क्या होगा। पहले मुझे आप ये बता दीजिए कि लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता था? बोलिए, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लेफ्ट टू राइट क्या होता है? increase होता इंक्रीज होता है। अगर न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ेगा तो आउटर मोस्ट शेल के लिए अट्रैक्शन बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। फिर बढ़ेगा बढ़ेगा। अगर अट्रैक्शन बढ़ा तो साइज कॉन्ट्रैक्ट करेगा कि एक्सपेंड करेगा? ट्रैक contract करेगा। कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो अगर साइज कॉन्ट्रैक्ट किया तो हम क्या बोलते हैं साइज के लिए? एटॉमिक रेडियस। it decreases डिक्रीजेस। सबको डिक्रीज समझ में आ रहा है ना? yes sir यस सर। तो रीजन हम क्या देंगे डिक्रीज का? इंक्रीज इन इफेक्टिव नंबर ऑफ न्यूक्लियर शेल बेटा रिमेन्स अरे शेल्स कैसे बोल रहे हो? अभी तो देखा सेल्स कांस्टेंट है। सेल्स नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? effective nuclear charge increases. हाँ। अभी यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, लिखने की आपको जरूरत नहीं है, मैं समझा दूं फिर लिखेगा। डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन ईएनसी, ये तो ठीक है, हो गया। अब आप देखो ये एरो मैंने कहाँ पे रोक दिया? फ्लोरीन पे ही तो रोक दिया, दिख रहा है आपको? yes sir नियोन गए ही नहीं। अब जरा नियोन की बात करते हैं। नियोन जीरो ग्रुप का एलिमेंट है एंड इट शोज ओनली कौन सी रेडियाई? Vanderbilt वेंडरवॉल। और वेंडरवॉल रेडियाई क्या होती है? सबसे बड़ी। तो ऑर्डर क्या हो गया? यहां से यहां तक तो डिक्रीज किया और उसके बाद क्या हो गया? increase इंक्रीज। तो ये ऑर्डर आपको दिख रहा है इरेगुलर हो गया है। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो ये जीरो ग्रुप वाला जो नियॉन है इसकी पोजीशन यहाँ की जगह पर अगर हम यहाँ रख दें, यहाँ पे, तो हम रेगुलर डिक्रीज बोल पाएंगे क्योंकि ये इतना बड़ा हो जाता है। इसके बेसिस पे जो ऑब्जर्वेशंस हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, अब जरा देखिएगा। ये जो मैंने बनाया है ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होगा। ठीक है, वेरिएशन बता रहा हूं मैं आपको, ओवरऑल समरी जितना भी हमने सॉल्व किया। कि अगर आप ऐसे जाते हो तो साइज डिक्रीज करेगा, पर ये कहां से कहां तक? फ्रॉम 0 to 7A। ऐसा बोलना ज्यादा करेक्ट होगा ना, वरना आपको ये बोलना पड़ेगा फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज। या फिर आप ये याद रखो कि 0 to 7A क्या होता है? डिक्रीज। decrease और डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है? increase इंक्रीजेस। तो ये हमारा ओवरऑल समरी हो गया। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? तो मतलब फ्रेंचम का जो रेडियस होगा उससे भी ज्यादा नियॉन का होगा। बस कर दी गंदी बात तुमने। पहले तो एक बात बहुत अच्छे से समझ लो, हम जो भी पूरा केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं ना, वो सारा कंपैरिजन एडजेसेंट मेंबर के लिए होता है। ठीक है, हम पीरियोडिक टेबल में इतनी दूर के एलिमेंट्स को कंपेयर नहीं कर सकते विदाउट एनी डेटा। उसके लिए ओके हमको डेटा चाहिए होगा। तो आपको कभी क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाएगा उस तरीके का। तो आपको मैक्सिमम डायगोनली प्लेस्ड एलिमेंट को कंपेयर कर सकते हैं आप पीरियोडिक टेबल का लेफ्ट टॉप कॉर्नर को पीरियोडिक टेबल के राइट बॉटम कॉर्नर के साथ कंपेयर नहीं कर सकते विदाउट एनी डेटा। मतलब कहीं भी नहीं कर सकते, कुछ भी, एक भी प्रॉपर्टी कंपेयर नहीं कर सकते आप। ठीक है, उसके लिए डेटा मिलाएगा तब हम बता पाएंगे उसको। हम डाउन द ग्रुप कर सकते हैं, अक्रॉस द पीरियड कर सकते हैं, बस इतना ही कर सकते हैं। करिए कॉपी, फिर मैं आपको इसका एक्सेप्शन बताता हूँ।
कॉपी हो गया? डन? Yes, sir. Yes, sir. देखिए, हमने अभी तक जो भी वेरिएशन देखा है वो एस और पी ब्लॉक के लिए देखा, ठीक है। डी ब्लॉक भी है, उसका केस अलग तरीके से डिस्कस होता है, इसलिए उसे सेपरेट आउट किया है। एस और पी में सिर्फ एक जगह पर एक्सेप्शन हमको मिलता है, ग्रुप 3A और 13th ग्रुप जिसे हम बोलते हैं बोरॉन फैमिली के लिए। देखिए, जो एलिमेंट्स हैं बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ये एलिमेंट्स हैं। हम जो ऑर्डर एक्सपेक्ट करते हैं कि डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कैसा होना चाहिए। एल्युमिनियम गैलियम में किसको बड़ा होना चाहिए? गैलियम। होना चाहिए था, बट यहाँ पर ये ऐसा नहीं होता। इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम है गैलियम का। क्या प्रॉब्लम है? तो अब जरा कुछ चीजें आपको रिकॉल करनी होंगी। 1s2, 2s2, 2p1, ठीक। आप एल्यूमिनियम लिखोगे ऐसे ही जाकर के 3p1 होगा। गैलियम जब लिखोगे तो ऐसे जाके एक बीच में 3d10 आएगा, तब जाकर के 4p1 आएगा। तो मेरा सारा फोकस आपको सिर्फ इस डी पे लाने का था। यहाँ पर एक डी सबशेल इन्वॉल्व हो जा रहा है, और आपको थोड़ा कुछ याद आ रहा हो तो स्क्रीनिंग इफेक्ट डी के लिए क्या होता था? कम की ज्यादा? कम होता है। कम होता था। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर कम हो गया तो फिर क्या हो जाएगा? साइज क्या होना चाहिए? साइज कम होगा। बस वही रीजन यहाँ पे है। स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ 3d10 electron is unable to compensate the increased effective nuclear charge। तो क्या होता है? स्क्रीनिंग इफेक्ट कम हो गया तो ENC ज्यादा हो जाएगा, और अगर ENC ज्यादा हुआ तो साइज छोटा हो जाएगा। ये रीजन आता है कि गैलियम जो है एक्सपेक्टेड से थोड़ा कम होता है। ये वेरिएशन बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है। ये कितना है? ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन अगर क्वेश्चन में ऑलमोस्ट सेम नहीं दिया है तो हमको क्या बताना पड़ेगा कि नहीं, एल्युमिनियम ही बड़ा है गैलियम से। बात समझ में आ रही है? यस सर। लिखिए, कॉपी कर लीजिए इसको।
सर हाँ ये आयनियम जो है वो एल्यूमिनियम से बड़ा है। हाँ, गैलियम जो है मतलब एल्युमिनियम बड़ा है गैलियम से। सर आयनियम आयन जो है। वो सब रेगुलर है, यहाँ पर वेरिएशन बहुत कम है, अप्रोक्सीमेट सेम है। तो हम सिर्फ कंसीडर करते हैं अगर हमको ऑप्शन में दिया है तो, नहीं तो हम उसे ऑलमोस्ट सेम मानते हैं। बाकी सब करेक्ट है, रेगुलर ऑर्डर है। सर आपने जो रीजन दिया है कि 3D10 का एस सी है वो पीएनसी बढ़ जाता है, तो ऐसे सर हर जगह एप्लीकेबल नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल हर जगह एप्लीकेबल है, पर कैसा ये देखना पड़ेगा कि ये कितना बढ़ जाता है। मैक्सिमम जो आपको मिल रहा है वो यहीं पर मिल रहा है, जिसे हम ऑलमोस्ट सेम बोल रहे हैं। अदरवाइज कहीं पर भी बहुत फर्क आता ही नहीं है। मैंने आपको जो बोला ये पूरी पीरियोडिक टेबल का बोल दिया है, इसके अलावा कहीं भी ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी एस और पी ब्लॉक में। और जहां जहां आएगी उसे कंसीडर किया जाएगा। ये हो गया कॉपी? यस। ठीक है, हमने एस और पी किया था। नाउ फॉर डी ब्लॉक, हम अभी यहाँ पे डी सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। डी ब्लॉक के बारे में डिस्कशन हम डी ब्लॉक में ही करते हैं, यहाँ आपको थोड़ा सा आइडिया देने के लिए केवल कर रहे हैं। एक ही मिनट, अभी हमने तो पूरा वो नहीं किया ना। फैक्टर्स जरा देखिए कौन कौन से फैक्टर्स बाकी हैं। मल्टीप्लिसिटी। हाँ, पहले वो कर देते हैं फिर आगे करते हैं। चलो। ये जो मैं लिख रहा हूँ इसको आपको रेगुलर पेज में भी लिखना है, और जो आपको शॉर्टकट के लिए फर्स्ट 10 पेजेस छुड़वाए थे ना, वहां भी लिखना है। देखिए, अब कोवेलेंट बॉन्ड 3 टाइप्स के हैं: सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड होता है। अगर हम बॉन्ड लेंथ देखें बिटवीन 2 कार्बन एटम्स, अगर हम कार्बन कार्बन के बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे में जो बॉन्ड लेंथ है आपको ये याद नहीं रखनी है, आपको सिर्फ बता रहा हूं मैं कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ है 1.54 एंगस्ट्रॉम, डबल बॉन्ड है तो 1.34 और ट्रिपल बॉन्ड है तो 1.2 एंगस्ट्रॉम। आप मुझे बताएंगे कि जैसे जैसे बॉन्ड्स बढ़ रहा है वैसे वैसे साइज क्या हो रहा है? कम हो रहा है। कम हो रहा है। पक्का? यस। अब देखिए हमने क्या लिखा था वहां पे, कोवेलेंट रेडियाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लिसिटी ऑफ
बॉन्ड। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे जैसे बॉन्ड्स बढ़ेंगे वैसे वैसे रेडियाई क्या होगी, कम होगा। समझ आया बात ये। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। आपने 10th में इथेन, इथीन, इथाइन पढ़ा है ना? हाँ Yes, सर। sir. ये आपको पहचान में आ रहा है? हाइड्रोजन लगाना बाकी है। ये इथाइन हो गया ट्रिपल बॉन्ड, इथीन हो गया और इथेन हो गया। इन तीनों में सबसे बड़ा कौन? Ethane. इथेन। लॉजिक समझ में आ गया कि नंबर ऑफ बॉन्ड Yes. बढ़ने से size क्या होता है, कम हो जाता है। Now it's decrease. ठीक है, कर लीजिए कॉपी। हो गया कॉपी? नेक्स्ट आपका आता है आयोनिक रेडियाई। किस पे डिपेंड करता था आयोनिक रेडियाई, याद आ रहा है? क्यों गाइस? पढ़ के बता दीजिए भाई, किस पे डिपेंड करता है? जेड इफेक्टिव पे। आयन। ठीक है, अब जेड इफेक्टिव कैसे निकालेंगे? तो जेड होता है एटॉमिक नंबर, और ई है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फाइंड करते हैं। नाइट्रोजन का कितना होगा जेड, बोलिए। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 7। 7, ऑक्सीजन का? 8, फ्लोरीन, 9, सोडियम, 11, मैग्नीशियम, 12, 13. एल्यूमिनियम, 13। अब जरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालिए तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 10. भाई बाकी के लोग नहीं बोल रहे, उनको समझ नहीं आ रहा क्या कैसे निकाल रहे हैं? 10। ऑक्सीजन में 10। 10 है sir. सब में ये ऑफिशियल जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है और मेडिकल में भी आया है। मतलब ऑलमोस्ट हर एग्जाम में इस पे क्वेश्चन पूछा गया। रेडियाई में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला पार्ट यही है। और क्यों पूछा जाता है? क्योंकि इसमें कैलकुलेशन आ जा रहा है। अब आयनिक रेडियाई हमने क्या देखा था? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड बाई ई होता है। तो हम इसे ई बाई जेड लिख दें। 10/7, 10/8, 10/9, 10/11, 10/12, 10/13। अब बताइए सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है आपको? 10/7, उसके बाद 10/8, ये ऑर्डर है।
समझ आया? आप कैलकुलेशन चेक कर लें, चाहे करिए कॉपी।
हो गया? बोलिए। हाँ सर। देखिए, सब अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए उन सब में सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट यही वाला था। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। क्योंकि इन क्वेश्चंस को करने में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि आपको एटॉमिक नंबर तो पता ही होना चाहिए, और ये एलिमेंट्स तो लाइटर एलिमेंट्स है, तो आपको एटॉमिक नंबर पता होगा। अब आपसे लेड के लिए पूछ लें, टिन के लिए पूछ लें, आयन के लिए पूछ लें, तो आप नहीं कर पाओगे। बस आप ये बात याद रखिए, आपका कोई भी क्वेश्चन कभी रॉन्ग नहीं होगा। इसके लिए किसी एटॉमिक नंबर की जरूरत नहीं है। यहाँ क्या लिखा है मैंने? चार्ज ऑफ एन आयन जितना ज्यादा नेगेटिव होगा वो उतना बड़ा होगा, जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा वो उतना छोटा होगा। जैसे यही क्वेश्चन जो हमने किया था, देखिए जरा, n-3, n-2, n-1। हम कुछ कैलकुलेट नहीं कर रहे, हमने रैंडमली n करके लिख दिया। इन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा होगा? n-3। आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा। इवन मैं कहता हूँ एक हाइपोथेटिकल केस ले लेता हूँ मैं, a+, a+2, a+3। सबसे बड़ा कौन? a+। एक्चुअल केसेस ले लेते हैं, Fe+, Fe+2, Fe+3। सबसे बड़ा कौन? Fe+। आपको देखो Fe के एटॉमिक नंबर की जरूरत नहीं पड़ी, वरना वो बहुत बड़ा कैलकुलेशन देता आपको। Sn+2, Sn+4 बड़ा कौन? +2। Pb+2, Pb+4 बड़ा कौन? Pb+। +2। ये तो मैं बोल रहा हूँ, ये सब पूछे हुए ऑफिशियल एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, जिन्हें करना बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा, क्योंकि आपको एटॉमिक नंबर गिवन नहीं होगा इनके केस में। ठीक है, हमने जो ऑफिशियल एग्जाम का भी क्वेश्चन किया था उसको भी आप देख लो, ये जिसमें हमने इतना कैलकुलेशन किया। इसे भी करने के लिए हम इसी ट्रिक का यूज कर सकते हैं, हमें किसी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं। देखिए, सबसे ज्यादा नेगेटिव है तो सबसे ज्यादा बड़ा होगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। समझ आ रहा है? यस सर। हाँ सर। अब एक और देखिए जरा क्वेश्चन, सर बोलिए। सर जो Fe++2 और +3 का एग्जांपल है, उसमें जो मतलब जो नॉर्मल Fe होगा वो Fe+ से भी बड़ा होगा। वही 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 देखो, कर दिया, यहाँ लिख दिया मैंने। देखिए, इन तीनों में सबसे छोटा होगा, H-, और सबसे छोटा, H+। तो यानी न्यूट्रल वाला हमेशा कैटायन से बड़ा होता है। लॉजिक समझ आ रहा है? क्यों भाई? तो फिर ये ट्रिक इररिस्पेक्टिव ऑफ मतलब कौन सा भी एलिमेंट हो, मतलब बहुत अलग अलग एलिमेंट हो तभी भी वैलिड है ना? नहीं नहीं नहीं, फिर वही हमने आपको स्टार्टिंग में बोला, हम जो भी कैलकुलेशन डाउन द ग्रुप अक्रॉस द पीरियड एडजेसेंट मेंबर, फिर आप ओके रैंडम ओके। कॉर्नर से उठाएंगे, उसको उस कॉर्नर से उठाएंगे, तो वो ट्रिक क्या, उस पर तो कंसेप्ट भी नहीं लगता है, उस पर ओके। कंसेप्ट नहीं है। हमारे पास फिर डेटा चाहिए। ये देखिए, इन बताइए, इनमें सबसे बड़ा कौन सा होगा? बोलिए, क्या कहते हैं बाकी लोग? सर सबका चार्ज तो सेम है। ये तो देखो, जब सबका चार्ज सेम है इसका मतलब चार्ज फैक्टर है ही नहीं, फिर क्या फैक्टर बचा? फिर तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, एक ही ग्रुप के मेंबर हैं कि नहीं? यस सर। तो Yes. सबसे इनमें चारों में आयोडीन सबसे बड़ा। आयोडीन। बस फैक्टर चेंज हो गया। समझ में आया? तो यस। जब चार्जेस सेम है तो फिर फैक्टर तो चार्ज रहेगा ही नहीं ना। अब ये है, बताइए इन सब में सबसे बड़ा कौन सा होगा? सर हीलियम।
सीजियम चार्ज का फैक्टर वैलिड नहीं है, क्यों? क्योंकि सबके चार्जेस सेम है। बताइए इनमें से बड़ा कौन है? लिथियम। बेरीली। सोच के बोलो। लिथियम। लिथियम आपकी चार्ज का फैक्टर है, ठीक है। तो ये आपको हर बार देखना होगा कि फैक्टर क्या बन रहा है, तभी ट्रिक लगेगी। करिए कॉपी। सर बोलिए। सर आपने एक ऐसी वाला एग्जांपल दिया अभी फेरस का, फेरस प्लस प्लस एंड फेरस प्लस। कौन सा एग्जाम्पल दिया? सर फेरस वाला आयरन का एग्जांपल जो हाँ आपने दिया अभी। हाँ। सर जितना वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, आई मीन फेरस टू प्लस जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसका जो डिस्टेंस है वो बढ़ना चाहिए ना, मतलब। अच्छा, अगर मेरी बात सुनो, अगर उसने लूज कर दिया तो डिस्टेंस बढ़ेगा कि डिस्टेंस घटेगा? लूज किया तो साइज कम होता है कि ज्यादा होता है? कम। तुमने अपना 5 किलो लूज कर दिया तो तुम और मोटे हो जाओगे। नहीं सर, तो लॉजिक क्या लगाया तुमने? जस्ट ऑपोजिट लॉजिक लगा रहे हो। सर मतलब मेरा ये कहने का मतलब था कि उनका इंटरमोलिकुलर जो अट्रैक्शन रहेगा वो तो नहीं कम नहीं, होना जब चाहिए। चला ही गया, जब इलेक्ट्रॉन चला गया तो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन किसके साथ देख रहे हो? वो तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। अच्छा सर। जो चीज एग्जिस्ट नहीं करी उसके बीच में डिस्टेंस कहाँ से देख सकते हो आप? कॉपी हुआ क्या? हाँ सर। चेंज करूं पेज में? देखिए जरा, क्वेश्चन है एटॉमिक रेडियस ऑफ कार्बन इज गिवन एंड क्लोरीन इज गिवन, कैलकुलेट बॉन्ड डिस्टेंस बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन एंड कार्बन आर गिवन 3 and 2.5। करिए जरा ट्राई।
भाई आंसर्स भेजिए आप लोग फटाफट से सॉल्व करके।
चलो मैं करता हूँ। गलत आंसर देने वाले लोग ज्यादा हैं। ये केस सबसे पहले तो कोवेलेंट रेडियाई का है, आपको समझ आना चाहिए। हमने फॉर्मूला वहां आपको बताया था, DA/2 प्लस DB/2 माइनस 0.09 डेल्टा एक्स। अब इंटरेस्टिंग ये है कि इस क्वेश्चन में हमको DA की जगह पर DA/2 दिया हुआ है, DB/2 दिया हुआ है। लोगों ने क्या किया है, उसको भी हाफ कर दिया। तो हाफ नहीं करना, वो ऑलरेडी गिवन है हमको। तो 0.77 प्लस 0.99, इसके बाद माइनस 0.09 डेल्टा एक्स कितना आएगा, 3 इंटू 2 माइनस 0.5। ये हुआ आपका। अब जरा कैलकुलेट करके बताइए कितना आंसर आ रहा है। 1.71 1.71। अब बाकी लोग जरा अपना अपना आंसर चेक कर लें जरा, कितना खतरनाक आंसर भेजा है आप लोगों ने। किसी का 21 भी आया भाई, वाह। 3.43। सिर्फ इतने बड़े बड़े आंसर्स कहाँ से लाए आप लोग भाई। कुछ ने उसका भी हाफ कर दिया, 0.83। समझ आया कि नहीं भाई। Yes. जिनका गड़बड़ हुआ उनको क्लियर हुआ कि नहीं। नेक्स्ट पर आए। अच्छा ये देखिए जरा, अगर हम आपसे पूछे कि 0.09 इंटू 0.5, इतने का प्रोडक्ट कितना होगा। 0.045 जीरो तो क्या हो रहा है कि ये जो वैल्यू है ना, ये बहुत कम होती है। तो समटाइम्स क्या होगा, अगर केस ऐसा होता कि आपको ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला पार्ट गिवन ही नहीं होता, तब आपको आंसर देना होता। तो हम क्या करते कि इसका जो सम आता उसमें से स्लाइटली लेस देन, ये बात याद रखिएगा। आपको समटाइम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गिवन नहीं है और आपको करना है सॉल्व, तो समटाइम कितना हो रहा है, 1.76 हो रहा है। तो 1.76 से थोड़ा सा कम आपको दिख रहा है, थोड़ा ही सा कम आया है। तो फिर ऐसा क्वेश्चन क्या है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर करिएगा। आपको मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन भी जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का टर्म नहीं गिवन होगा और आपसे आंसर निकालने के लिए बोलेंगे, तो आप इसे इग्नोर करिए और स्लाइटली लेस देन होना चाहिए। ये आपके सामने है, देखिए स्लाइटली लेस देन। इज इट क्लियर। Yes. ठीक है, हमने आज जो भी एटॉमिक रेडियाई देखा वो एस और पी ब्लॉक के लिए देखा है। नाउ फॉर डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में सिर्फ एक ही सीरीज है हमारे सिलेबस में, जिसे हम 3D सीरीज बोलते हैं। थ्री डी सीरीज जो 4th पीरियड है आपका। किसी को पता है एलिमेंट्स कौन से हैं। सर पोटेशियम कैल्शियम। पोटेशियम कैल्शियम, शाबाश बेटा। डी ब्लॉक में पोटेशियम कैल्शियम कब लॉन्च हुए। नहीं नहीं सर, गलती से हुआ। स्कैंडियम टाइटेनियम। स्कैंडियम से चालू होगा ये टेबल आपका। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हम नेक्स्ट पे करेंगे, ये हेडिंग डाल के रखिए। और मॉड्यूल अगर आपके पास है तो आप साइज के क्वेश्चन थोड़े ट्राई करिएगा जितने आपसे हो पाए। ठीक है ना, कर पाएंगे ट्राई। आपने मॉड्यूल शेयर किया है क्या इसका? मैंने नहीं किया, आपको वो ब्रांच से मिलेगा। सर नहीं, PDF। मेरे पास वो भी नहीं बेटा, मैं देखता हूँ, अगर मुझे मिल जाएगा तो मैं डालता हूँ। ओके सर। सर एक बार आप लास्ट क्वेश्चन रिपीट करेंगे। क्वेश्चन रिपीट करेंगे, मैं समझा नहीं। नहीं, आपने कुछ बोला ना, ये कर पाएंगे। मैंने बोला कि आप उसमें से मॉड्यूल में से क्वेश्चंस कर पाएंगे साइज के, आप ट्राई करिएगा। ठीक है,
ठीक है सर। ठीक, ओके, चलिए गाइस, गुड बाय।